Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar Singh from Sagar Institute of Science and Technology, Gandhi Nagar, Bhopal. In this lecture number 6, we will discuss about numerical based on bending and shear stress in beams. Derivation of shear stress in beams and numerical based on shear stress in beams. Now, see here, question is the cross section of a cast iron beam is shown in figure. Full stop. The beam is simply supported at the ends and carries a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter. If the span of the beam is 3 meter, determine the maximum tensile and compressive stresses in the beam. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो आई सेक्शन है और थ्रू आउट लेंथ पर यूडीएल लग रहा है और बीम का जो स्पैन है वो 3 मीटर है। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ये क्वेश्चन में गिवन है। ये फिगर जो है आई सेक्शन ये क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट एज्यूम कीजिए रेलवे ट्रैक आई सेक्शन का होता है। तो यहाँ एक्चुअल प्रैक्टिस में ये 2D व्यू जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में ये बीम कुछ इस टाइप से आई सेक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बीम कुछ यहाँ से आई सेक्शन बीम कुछ इस टाइप से होगा। दोनों एंड पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एक सपोर्ट यहाँ से दूसरा सपोर्ट यहाँ इस एंड पे लग गया। तो ये बीम जो है वो आई सेक्शन है। यहाँ से अगर हम 3D में बात करें तो कुछ इस टाइप का होगा कि ये आई सेक्शन बीम है जिसका स्पैन लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो इसका लेंथ है वो दिया हुआ है कि लेंथ है क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ ऑफ द बीम इज 3 मीटर। क्रॉस सेक्शन बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो आई सेक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है और इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर लग रहा है यूडीएल। इसके ऊपर जो लोड लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ वन एंड टू अदर एंड थ्रू आउट द लेंथ बीम के ऊपर लग रहा है यूडीएल। ये एक्चुअल कंडीशन में ये ऐसा है कि बीम जो है वो आई सेक्शन का है, दो सिंपली सपोर्टेड है मतलब एक सपोर्ट यहाँ हो गया दूसरा सपोर्ट यहाँ हो गया। इसके ऊपर थ्रू आउट लग रहा है यूडीएल। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा। तो क्वेश्चन में ऑलवेज हमको एक 2D डायग्राम क्रॉस सेक्शन प्लेन मिलता है। ये हमको एज्यूम करना होगा कि ऐसा होगा। बीम का आई सेक्शन है तो आई सेक्शन बी में दोनों एंड पे सपोर्ट है, दोनों एंड पे सपोर्ट यूडीएल लग रहा है यानी कि इस टाइप से उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। ऑलवेज जो क्वेश्चन में मिलेगा वो हमको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, इसके अलावा कोई फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ स्ट्रेस निकालने के लिए हम फार्मूला हम जो डिराइव किए थे पिछले क्लास में वो देखे थे। क्या था फार्मूला
कि सिग्मा इज इक्वल टू एम इंटू वाई बाई आई। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई, एम बाई आई इंटू वाई। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में ड्राइव किया था, या सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। तो जो भी हमको फाइंड आउट करना है यहाँ इसी रिलेशन का यूज करके फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा हमको निकालना है, तो सिग्मा फाइंड आउट करने के लिए हमको एम का वैल्यू पता होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। हमको आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा, वाई यानी कि सी जी डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होगा। तो हम एक एक करके यहाँ हम आई वाई का वैल्यू निकालेंगे, सी जी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद से एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तीनों वैल्यू, एम का वैल्यू, आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ y इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस से या सी जी से y इज इक्वल टू, जब हम अपर फाइबर का डिस्टेंस पुट करेंगे यहाँ y इज इक्वल टू वाई यू, यानी कि अपर फाइबर का डिस्टेंस हम पुट करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा अपर फाइबर का स्ट्रेस। y इज इक्वल टू हम न्यूट्रल एक्सिस से या सेंट्रोइडल एक्सिस से y इज इक्वल टू वाई एल, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के जगह वाई एल सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू वाई एल पुट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एल आ जाएगा। y इज इक्वल टू जब हम वाई यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा यू, यानी कि सिग्मा यू मीन्स स्ट्रेस एट अपर फाइबर, सिग्मा एल मतलब स्ट्रेस एट लोअर फाइबर। तो ये है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में है। तो एक एक करके हम फाइंड आउट करें। अब यहाँ अपना जो एम है कि टू फाइंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। इसकी बीम के ऊपर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बीम कुछ इस टाइप से बेंड होगा। बीम इस टाइप से बेंड होगा, यानी कि अपर फाइबर में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव। लोअर फाइबर में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। यानी कि अपर फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस, लोअर फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सफिक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा यू। सिग्मा यू मीन्स स्ट्रेस ऑन अपर फाइबर, अपर फाइबर का स्ट्रेस अपर फाइबर में स्ट्रेस कैसा होगा, कंप्रेसिव। इसी तरह से मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, लोअर फाइबर में। तो यहाँ से सिग्मा सफिक्स टी सिग्मा स्ट्रेस के लिए, टी टेंसाइल के लिए, सिग्मा सफिक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा सफिक्स एल। सिग्मा सफिक्स एल मीन्स स्ट्रेस एट लोअर फाइबर। तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई। तो सिग्मा सी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, अपर फाइबर में, यानी कि सिग्मा यू इज इक्वल टू, तो जब अपर फाइबर में स्ट्रेस हमको फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई यू, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर का डिस्टेंस। तो सिग्मा यू इज इक्वल टू एम इंटू वाई यू बाई आई। इस तरह से हमको टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा टी। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, लोअर फाइबर में, लोअर फाइबर मतलब दिस फाइबर। तो सिग्मा एल इज इक्वल टू एम इंटू वाई बाई आई। वाई इज इक्वल टू लोअर फाइबर में क्या हो जाएगा, वाई एल। वाई एल मतलब न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस से लोअर फाइबर का डिस्टेंस, दिस इज वाई एल। न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर का डिस्टेंस, दिस इज वाई यू। दिस इज वाई यू एंड दिस इज वाई एल। तो हमको वाई यू वाई एल का वैल्यू निकालना है, यानी कि सी जी डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कि होल बीम का सी जी कहाँ एक्ट करेगा, हमको ये फाइंड आउट करना होगा। तो हम निकल जाएगा, हमको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ वाई यू एंड वैल्यू ऑफ वाई एल। इसके बाद आई चाहिए, ये आई क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई क्रॉस सेक्शन जो बीम का दिया हुआ है,
ये जो बीम का आई क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इस आई क्रॉस सेक्शन का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ये आई के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर हमको फाइंड आउट करना होगा वैल्यू ऑफ एम। तो वैल्यू ऑफ एम के लिए मोमेंट हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर थ्रू आउट क्या लग रहा है, यूडीएल। थ्रू आउट लग रहा है यूडीएल। सपोर्ट दोनों दोनों इंड पर सपोर्ट है, दोनों इंड पर यहाँ सपोर्ट है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कि अगर नाम दे देते हैं से पॉइंट ए, सेंटर में नाम दे देते हैं पॉइंट बी, एंड इंड पर दिस इज पॉइंट सी। तब नहीं फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, और तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमको सिग्मा निकालने के लिए हमको वाई एल निकालना होगा, वाई यू निकालना होगा, आई निकालना होगा, एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम एक एक करके आगे बढ़े। सिग्मा सिग्मा सी सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा यू इज इक्वल टू एम इंटू वाई यू बाई आई। सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा एल इज इक्वल टू एम वाई एल इंटू वाई। तो सिग्मा एल एंड सिग्मा यू निकालने के लिए हमको फाइंड आउट करना होगा वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ वाई यू, वैल्यू ऑफ वाई एल, एंड वैल्यू ऑफ आई। अब एक एक करके हम यहाँ से चारों का वैल्यू निकालते हैं, और ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकल जाएगा। तो यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई एल, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वाई यू, एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ आई। वाई एल, वाई यू एंड आई का वैल्यू निकालना है, यानी कि सी जी डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे कि सी जी कहाँ है। तो सी जी से लोअर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई एल, सी जी से अपर फाइबर का डिस्टेंस दैट इज वाई यू। वाई एल वाई यू निकल जाएगा तो हम निकालेंगे होल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तो वाई एल निकल गया, वाई यू निकल गया, आई निकल गया, फिर निकालेंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो निकल जाएगा वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ हम फर्स्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं सी जी, सेंट्रोइड। इसके लिए हम देख रहे हैं कि आई से मेंबर कैसा है, आई सेक्शन है। तो आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में तीन यहाँ अपने पास रेगुलर सेक्शन है। ये हम इस आई सेक्शन को तीन पार्ट में बांट दिए। दिस इज से मेंबर वन, दिस इज मेंबर टू, एंड दिस इज मेंबर थ्री। तीन रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर दिए, वन, टू एंड। अब हमको सी जी निकालना है, तो सी जी निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। हम बॉटम सरफेस में, ये जो बॉटम सरफेस है यहाँ हमें जूम कर लिया रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन से अब यहाँ सी जी निकालने के लिए तीन यहाँ रेगुलर बॉडी है, मेंबर है। तो हम A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, जहाँ A1 क्या है, मेंबर वन का एरिया, Y1 क्या है, मेंबर वन का CG डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस लाइन, A2 मेंबर टू का एरिया, Y2 मेंबर टू का CG डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम रेफरेंस लाइन, A3 area of third member, and y3 CG distance of member 3 from neutral axis by A1 plus A2 plus A3। अब हम यहाँ से एक एक करके फाइंड आउट कर रहे हैं, एक एक करके। फर्स्ट का एरिया ये हो गया मेंबर वन। मेंबर वन कैसा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू डेप्थ। तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा 200, डेप्थ कितना है 30। तो A1 क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ से तो A1 क्या हो जाएगा 200 इंटू 30, ये हो गया A1 इंटू Y1। Y1 क्या है, फर्स्ट मेंबर का CG डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम रेफरेंस लाइन।
ये है रेफरेंस लाइन। टोटल इसका डेप्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेप्थ है 30, तो सी जी कितना हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू 15, यहाँ लिखा हुआ है ये y1 इज इक्वल टू 15 mm प्लस सेकेंड का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो यहाँ से डेप्थ है 100, विड्थ है 50, तो एरिया क्या हो जाएगा 100 इंटू 50 इंटू y2 मीन्स सेकेंड का सी जी। सेकेंड का टोटल डेप्थ है 100, तो सी जी कितने पे एक्ट करेगा 50 पर, हाफ, यानी कि यहाँ से एक्ट करेगा ए डिस्टेंस 50। तो रेफरेंस लाइन से कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 30 और यहाँ से ये डिस्टेंस है 50, तो 30 प्लस 50 y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। तो ये हो गया इंटू 80 मिलीमीटर प्लस A3 थर्ड का एरिया क्या हो जाएगा 100 इंटू 20, थर्ड का एरिया 100 इंटू 20 इंटू थर्ड का सीजी डिस्टेंस। तो थर्ड का टोटल डेप्थ कितना है 20, तो सीजी एक्ट करेगा कितने पे, यहाँ से 10, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10। तो टोटल डिस्टेंस से कितना हो जाएगा 30 प्लस 130 प्लस 10 140 मीन्स y3 इज इक्वल टू 140। तो y3 इज इक्वल टू 140 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, तीनों का एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ से निकल गया वैल्यू ऑफ YL, यानी कि होल मेंबर का जो सीजी एक्ट करेगा, होल मेंबर का सीजी दैट इज कॉल्ड ग्लोबल सीजी, वो बॉटम से कहाँ एक्ट करेगा 59.23 mm डिस्टेंस पे। तो बॉटम सरफेस से होल एरिया का सीजी एक्ट करेगा 59.23, यानी कि दिस इज YL। सीजी डिस्टेंस YL मतलब सीजी डिस्टेंस कहाँ से, लोअर फाइबर से, फ्रॉम लोअर फाइबर। तो अपर फाइबर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अपर फाइबर से डिस्टेंस YU कितना हो जाएगा, तो टोटल है 30 प्लस 100 प्लस 20 मीन्स टोटल डेप्थ जो है वो 150 है। 150 में से 59.23 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90.77। तो YL हो गया 59.23, YU हो गया 90.77, यानी कि हमने CG डिस्टेंस निकाल दिया फ्रॉम लोअर फाइबर से कितने डिस्टेंस पर एंड फ्रॉम अपर फाइबर से कितने डिस्टेंस पर। तो YL निकल गया, हमने फाइंड आउट कर दिया वैल्यू ऑफ YL एंड वैल्यू ऑफ YU। YL निकल गया, YU निकल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीन मेंबर है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। Ix इज इक्वल टू Ix1 प्लस A1 Y1 बार का स्क्वायर प्लस Ix2 प्लस A2 Y2 बार का स्क्वायर प्लस Ix3 A3 Y3 बार का स्क्वायर। फर्स्ट Ix1 फर्स्ट मेंबर कैसा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल अगर मेंबर रेक्टेंगुलर है, अगर विड्थ है b एंड डेप्थ है मेंबर का d, तो I इज इक्वल टू क्या होता है b dq/12। तो यहाँ से इसका विड्थ कितना है मेंबर वन का 200, डेप्थ कितना है 30, तो 200 इंटू 30 का क्यूब बाई 12। तो Ix1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 30 का क्यूब बाई 12 प्लस फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 200, फर्स्ट का एरिया 30 इंटू 200 इंटू Y1 बार का स्क्वायर। Y1 बार क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी, डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी। तो ग्लोबल सीजी कहाँ है 59.23 मिलीमीटर पर, और मेंबर वन का जो सीजी है Y1 ये कितने डिस्टेंस पर है 15। Y1 यहाँ से है 15 mm पर एंड YL है 59.23 पे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस, दिस इज Y1 बार, दिस इज Y1 बार। Y1 बार इज इक्वल टू YL माइनस Y1, YL माइनस Y1।
तो यहाँ से वाई एल है 59.23, 59.23 माइनस वाई वन है 15 माइनस 15 का स्क्वायर है, वाई वन बार का स्क्वायर, तो इसका कर दिए स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड आई एक्स टू, सेकेंड मेंबर का विड्थ है यहाँ 50, डेप्थ है 100, तो आई एक्स टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 का क्यूब बाई 12, तो यहाँ से 50 इंटू 100 का क्यूब बाई 12 प्लस A2, A2 मीन्स सेकेंड का एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है B इंटू डी, B इंटू डी मीन्स 50 इंटू 100, तो A2 क्या हो गया 50 इंटू 100 यहाँ से हम निकाल लिए A2। अब इसके बाद Y2 बार का स्क्वायर, Y2 बार क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल सीजी एंड लोकल सीजी। किसका हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम यहाँ, हम यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं Y2 बार मीन्स difference between global CG that is YL and local CG of member 2। तो member 2 का Y2 कितना है 80, YL कितना है 59.23, तो या तो 59.23 में से 80 को माइनस कर दीजिए या 80 में से 59.23 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से y2 बार का स्क्वायर, y2 कितना हो जाएगा यहाँ से y2 बार क्या हो जाएगा y2 माइनस YL का स्क्वायर, तो y2 कितना है 80, YL कितना है 59.23 का स्क्वायर प्लस ix3 मीन्स थर्ड मेंबर का विड्थ कितना है 100, डेप्थ कितना है 20, तो क्या हो जाएगा ix3 100 इंटू 20 का क्यूब बाई 12, तो यहाँ से 100 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 इंटू A3 थर्ड का एरिया रेक्टेंगल है L इंटू बी मीन्स 20 इंटू 100, तो ये हो गया 20 इंटू 100 इंटू y3 बार का स्क्वायर मतलब डिफरेंस बिटवीन लोकल सीजी एंड ग्लोबल सीजी। तो यहाँ से मेंबर थ्री का जो सीजी है कितने डिस्टेंस पर है 140 पर, और ग्लोबल सीजी कहाँ है 59.23 पर, तो यहाँ से 140 माइनस 59.23 का स्क्वायर, तो यहाँ से 140 माइनस 59.23 का स्क्वायर। इसको सबको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई क्रॉस सेक्शन, दैट इज आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 2744.334 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर पावर 4। तो हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ वाई एल, सी जी का वैल्यू निकाल लिए, वाई एल निकाल लिए, वाई यू का वैल्यू निकाल लिए एंड आई एक्स एक्स निकाल लिए। अब जो बचा हमको अपना एम है निकालना क्या स्ट्रेस, तो स्ट्रेस निकालने के लिए अब हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन यानी कि लेंथ कितना है 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर लेंथ हो गया, थ्रू आउट लग रहा है यूडीएल की इंटेंसिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस यूडीएल को सॉल्व करने के लिए इस यूडीएल का इक्विवेलेंट हम पॉइंट लोड बना लिए। पॉइंट लोड यूडीएल की इंटेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये हो गया यूडीएल की इंटेंसिटी। एंड यूडीएल कितने डिस्टेंस में लग रहा है 3 मीटर डिस्टेंस में, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड क्या हो जाएगा 20 इंटू 3, तो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड हो गया 20 इंटू 3। ये एक्ट कहाँ करेगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस, टोटल यहाँ से है 3 मीटर, तो ये एक्ट करेगा हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी कि यहाँ से 1.5 मीटर एंड यहाँ से 1.5 मीटर डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। अब हमको सबसे पहले जो दिया हुआ है सपोर्ट रिएक्शन, तो हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी।
तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा, उसका यूज करेंगे, वो फॉर्मूला में हो जाएगा, वो फॉर्मूला में जो यूज करेंगे m/i इंटू वाई में m का वो वैल्यू हो जाएगा। तो नाउ लोड लग रहा है 60 किलो न्यूटन का, और कहाँ लग रहा है, सेंटर में। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ, यानी कि लोड है 60, तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। अब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो जो साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए थे कि अगर क्लॉकवाइज है मोमेंट, अगर क्लॉकवाइज है तो कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो कंसीडर करेंगे निगेटिव। तो अब यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मिला ए पॉइंट पर जब पहुंचे तो ए पॉइंट पर फोर्स कितना है 30 किलो न्यूटन। तो ए पॉइंट पर 30 किलो न्यूटन के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब सेकेंड, अब हम पहुंच गए पॉइंट बी के पास, यहाँ पॉइंट बी। अब इससे पहले जितना फोर्स लग रहा था सबके कारण मोमेंट निकालना है। तो इस सेक्शन के बी पॉइंट के सेक्शन एट पॉइंट बी के लेफ्ट में जितना फोर्स लग रहा है सबके कारण मोमेंट निकालेंगे और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो ये फर्स्ट एक फोर्स है आर ए, और दूसरा है बी से, पॉइंट बी से लेकर के ए के बीच में जो लग रहा है यूडीएल। तो इसके कारण आर ए के कारण मोमेंट क्या हो जाएगा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स 30 इंटू 1.5। तो यहाँ से 30 इंटू 1.5, 30 इंटू 1.5 कैसे रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कराएगा, यानी साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 30 इंटू 1.5 एक हो गया। दूसरा नेक्स्ट, इसके कारण मोमेंट हम निकाल लिए। अब दूसरा फोर्स क्या लग रहा है यहाँ बी पॉइंट के लेफ्ट में, बी पॉइंट के लेफ्ट में दूसरा जो फोर्स है कि सेक्शन बी से लेकर के ए के बीच का ये यूडीएल, ये जो यूडीएल लग रहा है इस यूडीएल के कारण। तो अब इस यूडीएल को भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट पॉइंट लोड बनाएंगे। तो यहाँ यूडीएल जो है, यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है 20, एक्ट कितने डिस्टेंस में कर रहा है 1.5। तो इस यूडीएल का जो इक्विवेलेंट पॉइंट लोड होगा वो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1.5, 20 इंटू 1.5, ये हो गया पॉइंट लोड। अब ये एक्ट कहाँ करेगा 20 इंटू 1.5, या इसको हम लिख सकते हैं 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। अब इसके कारण मोमेंट निकालेंगे, कहाँ मोमेंट निकाल रहे हैं, बी पॉइंट पर। तो क्या हो जाएगा, इस इक्विवेलेंट लोड के कारण मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया कितना 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 1.5। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 बाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1.5/2। तो इसके कारण मोमेंट क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.5/2। यहाँ से मोमेंट 30 इंटू 1.5/2। ये रोटेट कैसे कराएगा, बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो कैसे रोटेट कराएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन क्या हो जाएगा माइनस। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू फोर्स आर ए एंड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल, दोनों का अलजेब्रिक सम। तो दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिए तो वैल्यू कितना है 22.5 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग अगला पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जब हम निकालेंगे तो इससे पहले जितना फोर्स लग रहा है सबके कारण मोमेंट, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, एक आर ए इंटू 3, आर ए का वैल्यू कितना है 30, तो 30 इंटू 3 क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। दूसरा सी पॉइंट पर हम फाइंड आउट करें तो सी से पहले जितना यूडीएल लग रहा है, कहाँ से कहाँ के बीच यूडीएल लग रहा है, सी से लेकर के ए के बीच में, तो इसका इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कितना है 60 किलो न्यूटन। तो इसके कारण मोमेंट क्या हो जाएगा 60 इंटू डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी,
बी टू सी डिस्टेंस कितना है 1.5 तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 1.5 दोनों का अलजेब्रिक सम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। तो हमने तीनों पॉइंट पर पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी तीनों पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकाला तो हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 पॉइंट सी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 बेंडिंग मोमेंट कहाँ मिला 22.5 एट पॉइंट बी पर। तो मैक्स पूरे सिस्टम में ए से लेकर के सी तक जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला वो कहाँ मिला एट पॉइंट बी और उसकी इंटेंसिटी है 22.5 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने अब m का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब हमको निकालना है स्ट्रेस जो अपना m है। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ होगा एट अपर फाइबर। तो सिग्मा यू इज इक्वल टू एम इंटू वाई यू बाई आई पहले हम फार्मूला देख चुके हैं। m का वैल्यू 22.5 किलो में है तो 10 टू द पावर 3 कर दिए इंटू वाई यू का डिस्टेंस कितना आया था 90.77 इसको मीटर में चेंज कर दी तो 10 टू द पावर -3 बाई आई का वैल्यू हमने निकाला था 2744.334 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पावर। तो यहाँ से सबको हम मीटर में चेंज कर दिए सबको मीटर में चेंज कर दिए और यहाँ से निकाले कि अपर फाइबर में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा उसकी इंटेंसिटी होगी 79.527 मेगा पास्कल। इसी तरह से मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ होगा लोअर फाइबर में। तो हम यहाँ y के जगह पुट करेंगे लोअर फाइबर का डिस्टेंस CG से। तो m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए YL का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ से निकल गया वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम इस लोड के कारण बीम जो है डिफ्लेक्ट होगा इस टाइप से बीम जो डिफ्लेक्ट होगा इस टाइप से। तो अपर फाइबर में क्या डेवलप होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस लोअर फाइबर में क्या डेवलप होगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ होगा एट अपर फाइबर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ होगा एट लोअर फाइबर। तो यहाँ से मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस अपर फाइबर में और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस लोअर फाइबर में हम फाइंड आउट कर लिए। तो क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेकेंड वन बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड वन शियर स्ट्रेस, फोर्थ वन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ लिए, उसके बाद से बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ लिए। अब आते हैं शियर स्ट्रेस। फर्स्ट शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इन बीम्स। तो शियर स्ट्रेस के लिए अब जो बेंडिंग स्ट्रेस हम पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि अगर किसी मेंबर पर सेम इंटेंसिटी का यानी कि यहाँ अगर m है दूसरे इंड पर भी सेम इंटेंसिटी m यूनिट का अगर मोमेंट लग रहा है तो जो बीम होगा वो बेंड होगा जस्ट लाइक ए आर्क ऑफ ए सर्कल। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ड्राइव किया था m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। लेकिन अगर मेंबर पर एक तरफ मोमेंट लग रहा है एक डायरेक्शन में मोमेंट लग रहा है m और दूसरे डायरेक्शन में दूसरे इंड पर जो मोमेंट लग रहा है उसकी इंटेंसिटी है m प्लस डी एम यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो उस केस में बीम जो है रेगुलर सर्किल ऑफ आर्क की तरह डिफ्लेक्ट नहीं होगा। जहां मोमेंट की इंटेंसिटी ज़्यादा है वहां ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जहां मोमेंट की इंटेंसिटी कम है वहां ये कम डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि रेगुलर सर्किल इस टाइप से रेगुलर आर्क ऑफ ए सर्किल नहीं होगा। जो बेंडिंग होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहाँ कर्वेचर जो की बात करें तो यहाँ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होगा, यहाँ इस इंड पे कर्वेचर जो है वो कम होगा। तो
यहाँ सेकेंड इसके लिए हम डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं कि अगर किसी बीम पर नॉन यूनिफॉर्म मोमेंट लग रहा है, यानी कि एक इंड पर मोमेंट लग रहा है m, दूसरे इंड पर मोमेंट लग रहा है m प्लस डी एम, तो उस केस में हम जो होगा बीम चूंकि यूनिफॉर्म बेंड नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म बेंड नहीं होगा तो एक लेयर बीम का एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर शेयर करेगा, तो उस समय वो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप होगा लेयर बाय लेयर, अगर हम टॉप टू बॉटम बढ़े तो लेयर बाय लेयर शेयर स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि डेरिवेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इक्वेशन इन बीम और डेरिवेशन ऑफ फ्लेक्सुरल शेयर फॉर्मूला, और सो दैट टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी, जहाँ टाउ जो है क्या है शेयर स्ट्रेस, भी जो है शेयर फोर्स, ए एरिया अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है, कि सो दैट टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी। ये डेरिवेशन भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का ये जो दो डेरिवेशन है, एक टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी और दूसरा डेरिवेशन एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ इसके बारे में बात करें तो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक बीम है, से एक बीम है, इस बीम के एक एंड पर मोमेंट लग रहा है m, बीम के दूसरे एंड पर मोमेंट लग रहा है m प्लस डी एम, दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो ये m प्लस डी एम, चूंकि m प्लस डी एम मोमेंट जो है इज ग्रेटर देन m, तो ग्रेटर देन m है, तो ये m प्लस डी एम जो है, यहाँ अगर हम यहाँ से बात करें तो इसको समझने के लिए यहाँ से एक एलिमेंटल बॉडी इस बीम का इतने पोर्शन का एक सेक्शन, कट करके हम इसको यहाँ लेकर आ रहे हैं, जिसका स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इस एंड पर मोमेंट लग रहा है m, तो ये इसके कारण, इस मोमेंट के कारण इस मेंबर के इस फेस पर, मेंबर का जो ये फेस है, मेंबर के इस फेस पर ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा है, से लेफ्ट फेस जिसको बोल रहे हैं, m मोमेंट के कारण जो लेफ्ट फेस पे फोर्स लग रहा है, डेवलप हो रहा है, दैट इज से f, m प्लस डी एम मोमेंट के कारण जो राइट फेस, इस मेंबर के राइट फेस पर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज से f प्लस डी एफ। तो चूंकि यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है f, इस डायरेक्शन में इस मोमेंट m प्लस डी एम मोमेंट के कारण फोर्स लग रहा है f प्लस डी एफ, तो जो अनबैलेंस फोर्स है डी एफ तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन जो अनबैलेंस फोर्स है डी एफ, इसको ओवरकम करने के लिए बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, दैट इज जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो ये रेसिस्टेंस, ये डी एफ क्या है, फोर्स है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहाँ हम देख चुके हैं कि ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, इस एरिया के पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स। तो ये जो फोर्स होगा, दैट इज से टाउ फोर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, जो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। तो यहाँ से मेंबर का जो विड्थ है बी, और जो लेंथ है डी एक्स, तो ये जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस टाउ इनटू बी इनटू डी एक्स। तो शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय शियरिंग एरिया दैट इक्वल टू शियर फोर्स। तो यहाँ से यही हम बात कर रहे हैं कि जो बॉडी जो डेवलप करेगा, तो शियर स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया जिस एरिया पर लग रहा है वो एरिया कितना है, एरिया है b इंटू डी एक्स। तो एरिया हो जाएगा शियर स्ट्रेस टाउ इंटू बी
into B into dx. So shear stress multiply by shearing area that equal to shear force. तो यहाँ हम जो करने जा रहे हैं कि ये जो shear stress shear force जो बॉडी में डेवलप हुआ वो किसके कारण हुआ, ड्यू टू दिस अनबैलेंस फोर्स df। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ df इज इक्वल टू टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स। ये डेरिवेशन बन करके तैयार हो जाएगा कि टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी। तो ना यहाँ इसी को हम बात करें जो सेंटेंस में लिखा गया है कि कंसीडर टू सेक्शन ऑफ द बीम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस dx। यहाँ से टू सेक्शन, दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है dx। तो कंसीडर टू सेक्शन ऑफ द बीम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस dx। नाउ कंसीडर एन elemental area dA at a distance y from the neutral axis। इस एलिमेंटल एरिया पर ये जो सेक्शन ले रहे हैं इस सेक्शन पर यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से दिस लाइन इज से न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर ये जो फेस है, ये फेस की बात करें या हम ये फेस की बात करें, ये हो जाएगा राइट फेस का एलिमेंटल एरिया, राइट फेस का एलिमेंटल एरिया, ये हो जाएगा लेफ्ट फेस का एलिमेंटल एरिया, दिस इज से डी। तो हम न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रहे हैं डी। नाउ अब हम कंसीडर करें फर्स्ट लेफ्ट फेस मतलब ये फेस, इस फेस की हम बात करें, दिस इज लेफ्ट फेस एंड दिस इज राइट फेस। तो लेफ्ट फेस पर नाउ स्ट्रेस ऑन एलिमेंटल एरिया, तो हम देख चुके हैं पिछले क्लास में कि y डिस्टेंस पर जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, y डिस्टेंस पर जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई। क्योंकि डीए एरिया हम लिए हैं y डिस्टेंस पर, तो वहाँ स्ट्रेस क्या हो जाएगा m बाई आई इंटू वाई। ये हम डिराइव कर चुके हैं कि y डिस्टेंस पर जो स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई, इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। नाउ तो y डिस्टेंस पर जो एलिमेंटल एरिया है वहाँ का स्ट्रेस हमको पता चल गया, तो वहाँ फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू डी। क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स बाई एरिया, तो हम स्ट्रेस में एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। तो ये हो गया एलिमेंटल बॉडी का। अगर हमको होल बॉडी का चाहिए, ये होल बॉडी का यहाँ अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। होल बॉडी का चाहिए तो हम इसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम y1 से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है y1, न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है y मैक्स। तो ये जो होल बॉडी है, ये जो एलिमेंटल एरिया हम कंसीडर किए थे, अब अगर हम होल बॉडी की बात करें, होल लेफ्ट फेस की बात करें, तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, इस एरिया का लोअर लिमिट कहाँ है y1, इस एरिया का अपर लिमिट कितना है y मैक्स। तो लिमिट फ्रॉम y1 टू y मैक्स स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एलिमेंटल एरिया। नाउ स्ट्रेस इज इक्वल टू m बाई आई इंटू वाई, m बाई आई इंटू वाई इंटू डी। तो नाउ यहाँ से f का वैल्यू हमने निकाला। नाउ अब हम बात कर रहे हैं राइट फेस। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं सिमिलरली नॉर्मल फोर्स ऑन राइट फेस ऑफ द एलिमेंट। राइट फेस पर क्या हो जाएगा, चूंकि मोमेंट लग रहा है m प्लस डी एम, तो फोर्स क्या है f प्लस डी एम। f प्लस डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस डी एम बाई आई इंटू वाई डी ए। तो नेट अनबैलेंस फोर्स अगर हम इसमें से नेट अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा,
नेट अनबैलेंस फोर्स लेफ्ट फेस पर लग रहा है एफ, राइट फेस पर, राइट फेस पे फोर्स लग रहा है एफ प्लस डी एफ, तो अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा एफ प्लस डी एफ, एफ प्लस डी एफ माइनस एफ। तो एफ प्लस डी एफ माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एफ। राइट हैंड साइड में एम प्लस डी एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए माइनस जो फर्स्ट आया था वो क्या आया था इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई, इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए इंटू डी ए, लिमिट y1 टू y मैक्स। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड के टर्म को माइनस करेंगे तो m से m कैंसिल, तो बचेगा क्या dm बाई आई इंटू वाई डी ए। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं कि dm बाई आई इंटू वाई डी ए। नाउ जो डीएफ फोर्स, डीएफ जो अनबैलेंस फोर्स है इसके कारण बॉडी ऑफर करेगा फोर्स दैट इज हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स। तो यहाँ हम इसी को लिख रहे हैं कि नाउ अनबैलेंस नॉर्मल फोर्स क्या है डीएफ इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स डेवलप्ड ऑन द बॉटम फेस ऑफ द एलिमेंट। नाउ अनबैलेंस फोर्स कितना है डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू, और बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी पर इसके कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा था वो कितना हो रहा था फोर्स टाउ, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। नाउ नाउ इक्वेट कर दिए डीएफ, डीएफ अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू horizontal shear force developed on the bottom face of the body that is tau into b into dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। df इज इक्वल टू हम जानते हैं कि dm बाई आई इंटू वाई डी ए इंटीग्रल फ्रॉम y1 टू y मैक्स। तो df का हम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, dm बाई आई कॉन्स्टेंट है कॉमन निकाल लिए, integral of y dx lower limit y1 upper limit y max is equal to tau into b into dx। Now dm by I, this is dm by I, and इंटीग्रल ऑफ y dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a y बार, यानी कि होल एरिया एंड मल्टीप्लाई बाय उस होल एरिया का cg इज इक्वल टू टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स। अब हम टाउ को एक तरफ रख रहे हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा डी एम बाई डी एक्स इंटू ए वाई बार बाई आई बी, या dm by dx means change in bending moment with respect to distance is called shear force। तो dm by dx is nothing but v that is shear force। यहाँ से निकल गया tau is equal to v a y bar by I b। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, डेरिवेशन डिराइव कर दिया कि tau is equal to v a y bar by I b। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये यहाँ से ये डेरिवेशन हो गया, इसका जो न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। वेयर भी क्या है शियर फोर्स एट द सेक्शन, उस सेक्शन पर शियर फोर्स कितना लग रहा है आई, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, जिस टाइप का क्रॉस सेक्शन होगा उस क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीन टर्म बहुत ही ध्यान से आप पढ़ें। फर्स्ट ए, कौन सा एरिया, यहां से एरिया अबव द लेवल एट विच शियर फोर्स इज फाउंड। ए क्या है जिस एरिया पर हम शियर, एरिया कहाँ का एरिया जिस लेवल पर शियर फोर्स, मान लीजिए कि ये बीम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीम है टी सेक्शन का है, हमको अगर यहाँ शियर फोर्स निकालना है इस लेवल पर, तो इसके ऊपर का जितना एरिया है टोटल एरिया, क्या बोल रहा है बेटा कि एरिया अबव द लेवल एट विच शियर स्ट्रेस इज फाउंड, जिस एरिया पर जिस लेवल पर आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे उस लेवल का ऊपर जो भी एरिया होगा टोटल एरिया,
सेकेंड वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन वाई, वाई बार। वाई बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जो एरिया यहाँ से, जो भी हम बात कर रहे थे कि बीम, अगर मान लेते हैं कि बीम का क्रॉस सेक्शन टी सेक्शन है, हमको इस लेवल पर, इस लेवल पर हमको अगर निकालना है कि शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये हमको फाइंड आउट करना है, तो एरिया कौन एरिया हो जाएगा? इसके ऊपर का टोटल एरिया। जिस लेवल पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर का टोटल एरिया। वाई बार, वाई बार का उसके ऊपर जो टोटल एरिया ले रहे हैं उस टोटल एरिया का सीजी, दैट इज वाई बार। जो एरिया लेंगे उस एरिया का सीजी कहां से? फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से जो एरिया लेंगे, जो एरिया लेंगे, एरिया, उस एरिया का सेंट्रो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड कहां से? फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। थर्ड वन बी। बी क्या है? विड्थ ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन एट विच शियर स्ट्रेस इज फाउंड। जिस विड्थ पर, अगर यहाँ का हमको फाइंड आउट करना है किस लेयर पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो यहाँ का विड्थ। अगर हमको यहाँ शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो यहाँ का विड्थ बी। अगर हमको शियर स्ट्रेस यहाँ फाइंड आउट करना है तो यहाँ का विड्थ। अगर शियर स्ट्रेस हमको यहाँ फाइंड आउट करना है तो यहाँ का विड्थ। तो ये तीनों जो टर्म है, ये जो तीनों टर्म है बहुत ही ध्यान से हमको जानना चाहिए कि एरिया कौन सा एरिया, वाई बार किसका, वाई बार बी कहाँ का विड्थ। तो ये तीनों न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो डेरिवेशन ओवर। अब इसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहना है कि द शियर फोर्स एक्टिंग एट द सेक्शन ऑफ द बीम शोन इन फिगर इज 40 किलो न्यूटन। यानी कि क्वेश्चन में भी का वैल्यू हमको भी इज इक्वल टू शियर फोर्स दे दिया, यानी कि फॉर्मूला में जो भी ए वाई बार बाई आई बी है, तो भी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन क्वेश्चन में मिल गया, भी का वैल्यू गिवन है। नाउ so the shear stress distribution along the depth with the value of neutral axis and at junction of flange and web। ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जो होगा, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर बढ़ रहे हैं तो किसी भी लेयर पर, किसी भी लेयर पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो बताएं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जंक्शन पर एंड न्यूट्रल एक्सिस पर उसका वैल्यू क्या होगा, उस वैल्यू को इंडिकेट करें। यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान दें, हम पहले भी देख चुके हैं कि अपने मैकेनिकल में जो कंपोनेंट या बीम के केस में जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है उसको बोलते हैं फ्लैंज, जो वर्टिकल पोजीशन में होता है इसको बोलते हैं हम वेब। तो हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इस लेयर पर, इस सेक्शन पर फ्लैंज और वेब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जहां जिस सेक्शन पर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये जो लेयर है, जिस लेयर पर फ्लैंज और एंड वेब दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फ्लैंज वेब जंक्शन। तो हमको फाइंड आउट करना है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला जो हम डिराइव कर चुके हैं वो ये है कि टाउ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी। तो टाउ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको सीजी डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, यानी कि वाई बार पता होना चाहिए, आई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे
टाउ का वैल्यू निकालने के लिए सी जी एंड एम आई। तो सी जी निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास क्या है, ये इसको बॉटम सरफेस में, इसको मान लिए हम यहाँ रेफरेंस प्लेन, ये हो गया रेफरेंस प्लेन। अब यहाँ से दो पार्ट में बांट दिए, वेव का नाम दिए 1 एंड फ्लैंज का नाम दिए 2। अब हमको होल मेंबर का सीजी निकालना है, तो रेफरेंस प्लेन बॉटम से रखे हैं, तो सीजी निकालने के लिए फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस बाई a1 प्लस a2। अब फर्स्ट का एरिया 20 इंटू 100 इंटू इसका सीजी, यहाँ है ये 80, तो सीजी कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ से हो गया 80 इंटू 20 इंटू 40 A2 Y2। सेकेंड का एरिया क्या हो जाएगा, सेकेंड का एरिया 100 इंटू 20, 100 इंटू 20। इसका CG क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल है 20, टोटल डिस्टेंस है 20, तो CG एक्ट करेगा 10 पे, तो यहाँ से ये हो गया 10 प्लस 80, टोटल कितना हो गया 90 इंटू 90 बाई A1 प्लस A2। यहाँ से निकल गया वैल्यू ऑफ YL, यानी कि रेफरेंस प्लेन से जो CG एक्ट करेगा कितने डिस्टेंस पर, 67.78 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। तो अपर फाइबर से कितने डिस्टेंस पर ये हो जाएगा, तो टोटल है ये 80 प्लस 20 100, 100 में से 67.78 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32.22। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू ऑफ YL एंड YU, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस बीम के लोअर फाइबर से एक्ट करेगा 67.78 मिलीमीटर डिस्टेंस पर एंड टॉप सरफेस से एक्ट करेगा 32.22 मिलीमीटर डिस्टेंस पर। अब हम निकाल लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स वन प्लस ए वन वाई वन बार का स्क्वायर प्लस आई एक्स टू प्लस ए टू वाई टू बार का स्क्वायर। एज यूजल जैसे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल में देखा था, यहाँ से हम निकाल लिए आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आया 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6 mm पावर 4। तो हम निकाल लिए वैल्यू ऑफ वाई एल, हम निकाल लिए वैल्यू ऑफ वाई यू, हम निकाल लिए वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स। तो यहाँ से हमको निकल गया आई का वैल्यू पता चल गया। अब हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हर लेयर पर, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो फर्स्ट यहाँ फर्स्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कहाँ की, शियर स्ट्रेस एट अपर सरफेस, यानी कि जो टी बीम है इसके अपर सरफेस पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो शियर स्ट्रेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला था टॉ इज इक्वल टू वी, यहाँ टॉ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी। तो यहाँ हम देखें तो भी तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन एरिया कहाँ क्या था, जो भी हम देखें कि एरिया जिस सेक्शन पर आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं उस सेक्शन के ऊपर का एरिया। तो यहाँ टी सेक्शन बीम है, हम ये अपर सरफेस पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं शियर स्ट्रेस, तो इसके ऊपर एरिया क्या है, एरिया कुछ भी नहीं है, तो एरिया इज इक्वल टू 0। तो एरिया इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो तो टी सेक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टी सेक्शन ये बीम है, टी सेक्शन बीम है, तो अपर सरफेस यहाँ हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर बीम का एरिया क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एरिया है 0। तो एरिया हो गया 0, इसलिए शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो गया 0। अब सेकेंड यहाँ से अपर सरफेस के बाद अब हम आ जाते हैं इस जंक्शन पर। तो ये जंक्शन जो है ध्यान से देखिए, जंक्शन किसका है, इसमें फ्लैंज भी है वेब भी है। तो इस जंक्शन पर हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस कि इस जंक्शन पर फ्लैंज में कितना शियर स्ट्रेस हुआ और इसी जंक्शन पर वेब में कितना हुआ ना। तो अंतर ये आ जाएगा कि जब इस जंक्शन पर जब हम फ्लैंज में कैलकुलेट करेंगे तो फ्लैंज का विड्थ कंसीडर करेंगे, एंड जब इस जंक्शन पर हम वेब में कंसीडर करेंगे तो वेब का विड्थ कंसीडर करेंगे। तो नाउ सेकेंड वन शियर स्ट्रेस इन फ्लैंज, कहाँ, एट फ्लैंज वेब जंक्शन, यानी कि इस फ्लैंज वेब जंक्शन पर
इस फ्लैंज में कितना शियर स्ट्रेस होगा, हम कहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इस जंक्शन पर। तो इस जंक्शन पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी। वी का वैल्यू 40 किलोमीटर दिया हुआ था, एरिया कौन सा एरिया, जहां हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसके ऊपर का एरिया, तो इसके ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा ये ना, यानी कि 100 इंटू 20, तो एरिया हो गया 100 इंटू 20। अब y इसके बाद y बार मतलब जो एरिया लिए हैं इस एरिया का सी जी, इस एरिया का सी जी कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो न्यूट्रल एक्सिस से इस एरिया का सी जी कितना हो जाएगा 22.22 बाई आई। आई हम निकाल चुके थे 3.14 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू बी। हम किस में निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेस, फ्लैंज में। तो हम फ्लैंज में निकाल रहे हैं तो विड्थ किसका लेंगे, फ्लैंज का। फ्लैंज का विड्थ कितना दिया हुआ था 100, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए 100, तो यहाँ से निकल गया शियर स्ट्रेस इन फ्लैंज, शियर स्ट्रेस इन फ्लैंज, फ्लैंज में शियर स्ट्रेस कहाँ, फ्लैंज वेब जंक्शन पर आ गया 5.66। अब हम निकाल रहे हैं शियर स्ट्रेस कहाँ, इन वेब, कहाँ, एट फ्लैंज वेब जंक्शन। इसी जंक्शन पर हमने फ्लैंज में जब निकाला था तो हम लिए थे यहाँ फ्लैंज का विड्थ, इसी जंक्शन पर जब हम वेब में निकालेंगे तो हम लेंगे वेब का विड्थ। बाकी होल पैरामीटर सेम, चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ विड्थ ऑफ वेब हो जाएगा, यहाँ विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाले तो आया 28.30 मेगा पास्कल। नाउ फोर्थ हम निकालने जा रहे हैं शियर स्ट्रेस इन वेब एट न्यूट्रल एक्सिस। अब हम इस न्यूट्रल एक्सिस पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इस न्यूट्रल एक्सिस पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ये हो गया टोटल, ये एरिया हो गया न्यूट्रल एक्सिस के एबव। तो अपनी सुविधा के लिए हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, दिस इज एरिया नंबर 1 एंड दिस इज एरिया नंबर 2। तो टॉ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई बी, या वी इज इक्वल टू हम a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार बाई आई बी। अब यहाँ से हम a1 हो गया ये एरिया, y1 क्या हो गया इस एरिया का सी जी न्यूट्रल एक्सिस से, a2 क्या हो गया ये एरिया, y2 क्या हो गया इस एरिया का सी जी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो सबका वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ से निकल गया शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस। नाउ अब शियर स्ट्रेस एट लोअर फाइबर, शियर स्ट्रेस एट लोअर फाइबर पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे, शियर स्ट्रेस एट लोअर फाइबर, तो फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाई आई। तो लोअर फाइबर पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा इसके ऊपर का टोटल एरिया, और उस टोटल एरिया का वाई बार न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ चूंकि बॉटम सरफेस पर वाई बार इज इक्वल टू जीरो हो गया, वाई बार इज इक्वल टू जीरो, इसलिए बॉटम सरफेस पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपर सरफेस पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू इसलिए जीरो हो गया क्योंकि इसके ऊपर कोई एरिया नहीं है। लोअर फाइबर पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू इसलिए जीरो हो गया क्योंकि वाई बार का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब सभी सरफेस पर या डेप्थ के एलोंग सभी जगह हमने शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू निकाला था, शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू निकाला था, तो हम क्या करेंगे यहाँ एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और सभी को अपर सरफेस पर था जीरो। जंक्शन के पास फ्लैंज में कितना वैल्यू आया था 5.66, वेब में कितना आया था 28.3, न्यूट्रल एक्सिस पर कितना आया था, न्यूट्रल एक्सिस पर वैल्यू आया था 29.25, बॉटम फाइबर पर कितना आया था, जीरो। अब इन सभी वैल्यू को जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, सभी वैल्यू को लेकर के हम एलोंग द वेरिएशन, यहाँ से पैराबोला, हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट लाइन, अगेन पैराबोला, अगेन पैराबोला। क्योंकि वेरिएशन सेकंड डिग्री का इक्वेशन आता है, इसलिए हम इसको जो ज्वाइन करते हैं कैसे, बाय द हेल्प ऑफ पैराबोलिक कर्व्स। तो ये यहाँ से यहाँ तक पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अलोंग द डेप्थ।
मेंबर के डेप्थ के एलोंग शियर स्ट्रेस कैसे वेरी करेगा फ्रॉम अपर फाइबर टू लोअर फाइबर। ये हो गया वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस एलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम। तो ये था शियर स्ट्रेस। कभी तक हम लोगों ने देखा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन बीम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।